हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज थोड़ा माफ़ कीजिएगा मेरे को, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर में मज़ा आए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके लिए। ये हमारी एक सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके रेलवे, एसएससी, DSSB, एफकैट जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत मदद करने वाले हैं। आपका बस 1 मिनट लूंगा, आप बस इस बात को समझ लीजिए कि इस चैनल पे आपको वीडियोस किस तरीके से मिल रही हैं। देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, स्टैटिक, जीके, बायोलॉजी, साइंस, सबके लिए आपके इस चैनल पे वीडियोस आती रहेंगी। प्लेलिस्ट बकायदा बनी हुई है। आपको क्या करना है, चैनल को क्लिक करना है, नीचे जाके ऊपर ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी से रिलेटेड देखना है पॉलिटी वाली में जाइए। और जिन बच्चों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही देखने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम एक एक क्वेश्चन को पूरी तरह से क्रिटिकली एनालाइज करके लेके आता हूं मैं आपके लिए। तो आपने अगर इन वीडियोस का फायदा उठाना है तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नीचे बेल आइकन को आपको दबाना पड़ेगा, तभी आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगेगा। अब ये आपकी ड्यूटी है, यहां से आपके लिए बहुत मेहनत करी जा रही है। अगर मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं तो उसमें ऐसा नहीं है आपको मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं, फालतू की इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ पे सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं मैं आपको, थ्योरी में भी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है। अगर मैं आपके लिए प्रीएम्बल लेके आ रहा हूं या फिर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ रहा हूं, वहां से सिर्फ वही फैक्ट्स मैं कवर करवाता हूं जो आपके पेपर में रिपीटेड मोड पे पूछे जाते हैं। तो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी हो रही है आपकी इस चैनल पे। अब ये अगर आपकी गलती होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपने क्या करना है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, आपकी ड्यूटी है। मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। आपने इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, अपने स्टडी ग्रुप्स में फैलाना है, चाहे बच्चे एसएससी के हों, DSSB के हों, जो भी एग्जाम्स है। अभी हम स्पेशली टारगेट करके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं। इसमें हमने आपके ग्रुप डी के क्वेश्चंस को कवर करा है। एनटीपीसी का भी CBT 2 आने वाला है, तो बच्चे उसकी लग के तैयारी कर रहे हैं, तो उसी के लिए मैं आपके लिए सीरीज लेके आया हूं। बाकी एसएससी वगैरह सब क्वेश्चन में, अभी जीडी का एग्जाम आना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके मेन मुद्दे पे। पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाना, ये क्वेश्चंस आपको मिलते जा रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताऊंगा अपनी कॉपी में नोट करते जाना, ठीक है। आगे मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। एक मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी मैराथन इस लेक्चर पे अपलोडेड है, जाके एक बार चेक करो उसको, वहां पे देखो आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Which Indian ruler appointed इब्न बतूता as the काजी और जज ऑफ दिल्ली? ठीक है जी, पहले तो ये जान लीजिए इब्न बतूता एक ट्रैवलर था और ये कहां से बिलोंग करता था, ये था मोरक्को से। मोरक्को, ये मोरक्कन ट्रैवलर था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। दूसरा सवाल ये बनता है, किसके टाइम पे आया था? तो ये आया था मैड किंग के टाइम पे, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड क्या था? 1325 से 1351 AD। इस टाइम पीरियड के बीच में इब्न बतूता आया था 1332 के आसपास इंडिया में, और यहां पे इसने काजी या जज की इसने जॉब करी थी मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर। तुगलक डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी के बाद में आई थी। खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 तक का था। एक बार मैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत का पूरा वीडियो लेके आऊंगा, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, उसी पे आपको वीडियो मिल जाएगी। पॉपुलर वोट के हिसाब से यहाँ पे आपकी वीडियोस चलेंगी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था इब्न बतूता, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका ये क्वेश्चन होता है कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी सारे टाइम फ्रेम, सारे टाइम पीरियड में आपको बता दूंगा कि जो डायनेस्टीज हैं, डायनेस्टीज का टाइम पीरियड आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। Who was the founder of मुगल एम्पायर इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था ना, वो चला था मोहम्मद घोरी के जाने के बाद 1206 से ये था 1526 तक। ये था दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। सबसे पहले स्टैब्लिश होती है स्लेव डायनेस्टी। एक बार अपनी कॉपी में ना ये टाइम पीरियड लिख ही लो, स्लेव डायनेस्टी, और इसका टाइम पीरियड रहेगा आपका 1206 से 1290। इसे इलबाड़ी डायनेस्टी, मैमलुक वंश, ये इसके नाम थे। दूसरे नंबर पे आपकी आती है खिलजी वंश। जब जलालुद्दीन खिलजी आ जाता है गद्दी पे,
डायनेस्टी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है, ये है 1290 से 1320 तक। इसके बाद में गियासुद्दीन तुगलक आ जाता है और तुगलक वंश की स्थापना हो जाती है, तुगलक डायनेस्टी। शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, बाद में पूरी डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, उसे नोट कर लो, एग्जाम में आपको पता होनी चाहिए नॉर्मल सी चीजें। अभी रिवाइज भी कर रहे हैं हम साथ साथ और क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं, तो पूरा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन मैंने आपको 2 डायनेस्टी का बता दिया। तुगलक वंश 1320 से 1414 का लिख लिया। ये तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? गियासुद्दीन तुगलक, और उन्हीं का बेटा था कि जौना खान, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। पुराने क्वेश्चन में क्या कराया था? इब्ने बतूता मोरक्कन ट्रैवलर किस राजा के टाइम पे आया था? दिल्ली सल्तनत का था वो मोहम्मद बिन तुगलक। इतना आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। तुगलक वंश खत्म होता है 1414 में। फिर आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड जो रहता है वो रहता है 1414 से 1451 के बीच में, और फिर 1451 से लेकर के आप बहलोल लोदी आ जाता है और लोदी डायनेस्टी की स्थापना कर देता है 1526 तक। ये था लोदी डायनेस्टी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन क्या है? अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया हमारा, पुरानी स्लाइड में था ना। Who was the founder of मुगल एम्पायर इन इंडिया? तो जब अभी मैंने आपको लोदी डायनेस्टी का टाइम पीरियड बताया, 1526 में इब्राहिम लोदी के ऊपर हमला कर दिया था बाबर ने। इसे इरेज कर देते हैं, तो वहां से मुगल एम्पायर हमारा शुरू हो जाता है। और सॉरी, और मुगल एम्पायर जो था, मुगल एम्पायर किसने स्थापना करी थी उसकी, वही हमारा सवाल है। तो आंसर हो जाएगा आपका बाबर। और बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बाबर ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये थी 1526 में। बाबर का टाइम पीरियड था 1526 से 1530 के बीच में। बाबर के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ईयर आपको ध्यान रखना है 1526। ये किस किस के बीच में हुई थी? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है। उसके बाद में 1527 आता है, उसमें होती है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा ये भी बाबर के बीच में होती है, बाबर और राणा संगा। ये नाम जरूरी है, मैं फालतू कुछ भी नहीं बता रहा हूं आपको, जो पेपर में इंपॉर्टेंट है ना, खाली वही क्वेश्चंस कवर होते हैं यहाँ पे। 1526 हो गई, 1527 हो गई, बैटल ऑफ खानवा हो गया। इतना आई होप आपने लिख लिया होगा अपनी नोटबुक में। इसके बाद में आ जाते हैं अपने, हाँ, मुगल एम्पायर इन इंडिया 1527 तक बता दिया। 1528 से 4 बैटल तो आप याद रखो ही रखो बाबर की। 2 बैटल मैं आपको बता चुका हूं, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी। ये भी बाबर की बैटल थी, किसके साथ थी? मेदिनी राय के साथ। ये नाम जरूरी है। 1529 में बैटल ऑफ घाघर, इस नदी के किनारे हुआ था ये बैटल, बैटल ऑफ घाघर। 1528 से 1529 के बीच में आपकी बाबरी मस्जिद की स्थापना करी जाती है। कहां पे? अयोध्या के अंदर। और अयोध्या किस नदी के किनारे पे है? ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है स्टैटिक जीके से। सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। ये बात आपको बाय हार्ट ध्यान रखनी है। ये बता दिया मैंने आपको, बाबर का पूरा टाइम पीरियड बता दिया। एक चीज और जान लेते हैं, इसका तो आंसर आपको पता लग गया, बाबर हो गया इसका आंसर, है ना। एक क्वेश्चन और कर लो, इसको पूरा ही रेज मार दो, ठीक है। इतना लिख लिया आपने। नेक्स्ट आ जाते हैं बाबर के बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बन जाता है कि बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? तो जो उसने खुद लिखी थी ना, ऑटोबायोग्राफी का मतलब ही होता खुद,
तुजुक ए बाबरी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है बाबरनामा किसने लिखी, तो इसी की ट्रांसलेशन है बाबरनामा। ये लिखी गई थी टर्किश लैंग्वेज में और इसे कन्वर्ट किया गया था। जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे लैंग्वेज चलती थी वो टर्किश लैंग्वेज होती थी, उसके बाद में मुगल टाइम पीरियड में पर्शियन लैंग्वेज आ गई, तो ये पर्शियन में कन्वर्ट करा था इसको। अब सवाल आता है तुजुक ए बाबरी को बाबर नामक पर्शियन में किसने बदला, तो उनका नाम था अब्दुल रहीम खान ए खाना। और ये कब थे, ये एक्चुअल में अकबर के टाइम पीरियड में थे। अकबर के 9 रत्न होते थे, जैसे हमारे एंशिएंट टाइम में चंद्रगुप्त टू के नवरत्न थे, ये अकबर के नवरत्नों में से एक था, जो उसके 9 फेमस ऑफिशियल्स थे। उसमें तानसेन था और आपका बीरबल था, तो उसमें से थे अब्दुल रहीम खान खाना, उनके कोर्ट पोएट थे, उन्होंने ही तुजुक ए बाबरी को बाबरनामा में कन्वर्ट किया था। डिटेल में हमने पढ़ लिया बाबर के बारे में, सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके यहाँ पे। हमने टाइम को प्रॉपरली यूज करना है, इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम देखिए आपके कितने क्वेश्चंस मैं आपके कवर कराऊंगा यहाँ पे। पूरा फायदा लेना है इस लेक्चर का, तो एंड तक बने रहना, पूरा देखना। आयरन पिलर, पहले तो ये समझ लीजिए आयरन पिलर है कहाँ पे, ये दिल्ली में मेहरौली के अंदर जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है ये वहां पे है। और आयरन पिलर की खास बात क्या है, आयरन पिलर पहले तो जान लीजिए 24 फीट का एक स्ट्रक्चर है। आपने कई मूवीज में देखा होगा कई जगह पे कि इसको गुड लक माना जाता है, ये ऊपर से पतला है, नीचे जाते जाते यूं मोटा हो जाता है, तो उसके ऊपर कई लोग आगे क्या करते हैं, अपने हाथ को यूं पीछे से पकड़ने की कोशिश करते हैं। उससे माना जाता है कि अगर हम अपने हाथ को ऐसे पकड़ लेते हैं ना तो उससे गुडविल आता है, मतलब कि हमारे जो है हमारी मनोकामना पूरी होगी। तो ये एक बात है। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे। आयरन पिलर 24 फीट का है, इसमें 98% रॉट आयरन है। और सबसे अच्छी बात आपको बताता हूं मैं इसकी खासियत क्या है कि आज तक लोगों को समझ में नहीं आया कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता। इसमें जंग कभी लगता ही नहीं है, जबकि ये ओपन एनवायरनमेंट में है। ये बना किसके टाइम पे था, किसने बनवाया था ये, तो वो टाइम आपको याद रखना है, 1600 साल पुरानी चीज है ये। चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना, चंद्रगुप्त 2 सेकेंड, जिनका टाइम पीरियड जो था वो था एक तो ना इतना आ गया आपको समझ में, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे था। क्वेश्चन बन सकता है, आप पढ़ लीजिए इसको। 375 से 415 सीई एडी वो टाइम पीरियड था इनका, चंद्रगुप्त 2 का। और इस टाइम पे आयरन पिलर बना था। ये कहां पे, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, एकदम सामने किसके, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के सामने। कुव्वत उल इस्लाम, ये एक मॉस्क का नाम है, कुव्वत उल इस्लाम। इसकी स्थापना किसने करी थी, इसकी स्थापना करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिन ऐबक स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे ये 1206 में। 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते हुए। इससे पुराना लेक्चर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। ये आपकी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इसमें बैक टू बैक आपको वीडियोस मिलेंगी। ये चौथी वीडियो हमारी, और ये सीरीज चलती रहेगी। ग्रुप डी के बच्चे जो है ना, इसकी आप टोटल जब आप सारी वीडियोस देख लोगे, ज्यादा टाइम पीरियड की वीडियोस नहीं है, लेकिन हमने कम टाइम में ज्यादा इंफॉर्मेशन कवर करी है। तो आपने इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, बस इतना सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये काम आपको करना ही करना है, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत लग रही है। यहाँ पे आपके लिए मैं वही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के सामने है ये, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे बना था। आयरन पिलर है 24 फीट का। टाइम पीरियड मैंने आपको इनका बता दिया है। और हुमायूं टॉम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हुमायूं टॉम की स्थापना किन्होंने करी थी, किसने बनवाया था हुमायूं टॉम, पहले तो जान लेते हैं। हुमायूं टॉम की स्थापना करवाई थी गुलबदन बेगम ने। सॉरी, गुलबदन बेगम सेकेंड वाइफ थी किसकी, हुमायूं की सेकेंड वाइफ थी। और इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था मिर्जा गियाट। ये नाम आपको ध्यान रखना है, GIVATH।
मिरक मिर्जा गियाथ। और इस टाइम पे किसने बनवाया था? सेकंड वाइफ ऑफ हुमायूं। और ये इसका टाइम पीरियड क्या था? इरेक्ट होना ये शुरू कब हुआ था, कब इसको शुरुआत करी थी? 1565 से 1572 के बीच में। आई होप आपको क्लियर होगा। हुमायूं टॉम दिल्ली के अंदर है। इसका आर्किटेक्चर बता दिया मैंने, कहाँ पे सिचुएटेड है ये बता दिया, इसके चीफ आर्किटेक्चर बता दिए, किसने बनवाया था ये भी आपको बता दिया। ये सारी चीजें कॉपी में नोट करते रहना। देखो पीडीएफ दे दूंगा मैं, पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं क्लास में आपको साथ साथ चीजें लिखवाऊं। इससे क्या होता है ना, आपके दिमाग में सारी बात छपती चली जाती है और आप अपने हाथ से खुद के नोट्स बनाओगे ना, तो वो जो आप मेहनत करोगे वो आपके दिमाग में जिस तरीके से फीड होगी वो पीडीएफ फॉर्म में कभी भी नहीं हो सकता। बच्चे पीडीएफ करते रहते हैं, लेकिन उनको इस चीज का फायदा नहीं पता क्या होगा। अपने नोट्स खुद बनाओ, जरूरी नहीं है एकदम डिटेल बनाओ, फैक्ट्स लिखो लेकिन अपने हाथ से लिखो। पीछे की डिटेल मैं आपको बता ही रहा हूं। इस चैनल से जुड़ के रहना, ऐसी वीडियोस और चाहिए तो बार बार बोल रहा हूं, चैनल को आपको चलाना है। बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट इन द ईयर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूंगा कि आपको बताऊं। इसका आंसर तो हो जाएगा 1757। देखो बैटल ऑफ पलासी ये हुई थी नवाब ऑफ बंगाल, जो उस टाइम पे थे सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला, और साथ में किसके साथ हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव दूसरी तरफ से इसको लीड कर रहे थे। फर्स्ट गवर्नर आप बोल सकते हो, जो इंडियन अफेयर्स के पहले गवर्नर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, रॉबर्ट क्लाइव। इस लड़ाई के बाद में ना ब्रिटिश पावर इंडिया के अंदर प्रॉपरली स्टैब्लिश हो गई थी। ये बहुत बड़ी जीत थी ब्रिटिशर्स की। बैटल ऑफ पलासी 1757 में होती है। सिराजुद्दौला 1756 के अंदर फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। उसी के रिटेलिएशन में रॉबर्ट क्लाइव को बहाना मिल जाता है सिराजुद्दौला पे आक्रमण करने का। सिराजुद्दौला की हार का कारण क्या था? इसके पीछे कंस्पिरेसी हुई थी। इसको धोखा देने वाले लोगों का नाम आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे जो है बिट्रे किया गया था इसको, और इसके अपने ही लोग थे। उन 5 लोगों का आपको नाम ध्यान रखना है। एक तो थे मीर जाफर, ये नेक्स्ट गद्दी पे बैठेंगे, ये लालच ब्रिटिशर्स ने दिया था। और ये उस टाइम पे मीर बख्शी थे। अभी बताता हूं मीर बख्शी क्या होता है। मुगल टाइम पे मीर बख्शी का मतलब होता था जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट को पूरा संभालता था, मतलब बहुत पावर होती थी इस ऑफिसर में। मीर जाफर जो मीर बख्शी था। उसके बाद में मानिक चंद ये ऑफिसर इंचार्ज था बंगाल का, ऑफिसर इंचार्ज। क्या था ना, ये इसके ही राज्य में इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिस वजह से सिराजुद्दौला इतनी बुरी तरह हारा कि ये वाली बैटल मात्र 88 मिनट में ही खत्म हो गई थी। वर्ल्ड की सबसे शॉर्टेस्ट बैटल है ये बैटल ऑफ पलासी। मानिक चंद, अमी चंद, ये मर्चेंट था, एक बहुत फेमस मर्चेंट था ये अमृतसर का। अमी चंद हो गया। एक आपको नाम ध्यान रखना है जगत सेठ। पेपर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि इसमें से कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया बैटल ऑफ पलासी में। तो ये थे बिगेस्ट बैंकर ऑफ बंगाल। तो कितने पावरफुल होंगे ये। इसके अलावा एक नाम और ध्यान रखना, इसका नाम था खदीम खान। और ये जो थे ये बहुत बड़े आर्मी के, जो उसका सिराजुद्दौला का आर्मी का ट्रूप था, बहुत बड़े सेगमेंट को कंट्रोल करते थे। तो आप सोचो ये लड़ाई लड़ने गए होंगे, ये अपना जो इतनी बड़ी आर्मी है उसको अपनी तरफ करके ये वहां से कट लिए होंगे। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि कितनी मुश्किल हो गई होगी सिराजुद्दौला के लिए। और सिराजुद्दौला को ब्रूटली मार के बैटल ऑफ पलासी ब्रिटिशर जाते हैं जीत। तो ये चीजें आपको लिख लेनी है कि किस किसने धोखा दिया। इसके बाद में बंगाल में जो है किनको वो बनाया जाता है नवाब मीर जाफर, लेकिन ये सिर्फ एक कठपुतली बन के रह जाता है ब्रिटिशर्स की। बाद में ये भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, ब्रिटिशर जिस तरह से लूटते हैं। तो इसको हटा के इसके सन इन लॉ मीर कासिम को गद्दी पे बिठा देते हैं। और फिर मीर कासिम भी जब तंग आ जाता है तो बैटल ऑफ बक्सर की तरफ चले जाते हैं 1764 में। ये भी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था आप पहले मॉडर्न हिस्ट्री वाले मेरे मैराथन को सपोर्ट करो, उसके बाद में ये वाला पार्ट जो है यूरोपियन एडवेंट वाला, ये भी
मैं एक मैराथन में आपको कवर करा दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 से 2 घंटे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दे दूंगा। ये मैंने आपको बता दिया 1757। बाकी ईयर्स भी देखो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है, मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। 1857 में तो फेमस रिवॉल्ट हुआ था, है ना। उसके बाद में रिवॉल्ट ऑफ 1857 मैंने डिटेल में कवर करा है, आप मैराथन देखें जाके। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया। मीर कासिम तंग आ जाता है ब्रिटिशर से, वो जाता है अवध के राजा के पास, उसका नाम था शुजा उद्दौला, सिराज उद्दौला के साथ कंफ्यूज नहीं करना है, और शाह आलम II, ये तीनों अपनी एक यूनियन बनाते हैं और बक्सर में जाके हार जाते हैं ब्रिटिशर से। 1799 में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है 4th एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर, और 1757 बैटल ऑफ प्लासी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझना कि खाली आपका एक क्वेश्चन कवर हो रहा है, इसके थ्रू एक क्वेश्चन में आपके 10 कवर हो रहे हैं। अगर मैं क्लास में 25 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आप ज्ञान लेके जा रहे हो कम से कम 125 क्वेश्चन का। In 1498, which Portuguese explorer discovered a new sea route from Europe to India? तो क्या होता है 1498 के अंदर सबसे पहले यूरोपियन ट्रैवलर इंडिया आते हैं और उनका नाम था वास्को डे गामा। बहुत ब्रेव सेलर थे ये। क्या था ना, उस टाइम पे जो मिडल ईस्ट का एरिया था, यूरोपियन वहां से भी आ सकते थे, लेकिन क्या हुआ था ना कि मिडल ईस्ट जो है सारा ट्रेड इंडिया का बीच में खुद कंडक्ट करता था, तो वो नहीं चाहता था यूरोपियन पावर्स को इसका पता लगे, तो उन्होंने एक ब्रेव स्टेप लिया था। ये मैं अगली बार आपको मैप के साथ बताऊंगा। इन्होंने जो सी रूट कवर किया था, तो सी रूट क्या था, ये अफ्रीका से नीचे घूम के केप ऑफ गुड होप से फिर इंडिया एंटर होते हैं, ताकि वो मिडिल ईस्ट पे जो पावर्स हैं उनसे बच सके। और इंडिया में ये कहां आते हैं, ये आते हैं कैलीकट में। ईयर आपको पता है क्वेश्चन में 1498 वास्को डी गामा, और आज की डेट में इनका इस जगह का नाम है कोझिकोडे। ये केरला के अंदर है। उस टाइम पे जो राजा था कैलीकट का, उस टाइम पे किंग जैमोरीन, ये नाम भी आपके पेपर में इंपॉर्टेंट बन जाता है। किंग जैमोरिन उस टाइम पे राजा था, और पोर्टुगीज फिर आते हैं 1502 में, उनका फिर पहला गवर्नर आता है फ्रांसिस्को डा अल्मेडा, और फिर उसके बाद में अल्बरूकी, नीनो डा कूना, वो सब हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए 1498 में पहले पोर्टुगीज ट्रैवलर आ जाते हैं। अभी मैं आपको इसकी सीक्वेंस भी बताऊंगा कि यूरोपियन ट्रेडर्स में सबसे पहले कौन से आए और सबसे लास्ट कौन से गए। पेपर में कई बार ये अरेंज करने के लिए भी आ जाता है, थोड़ा डिटेल में पढ़ना भी जरूरी है, क्वेश्चन का कुछ नहीं पता कहां से आ जाए। वेयर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड? तो ये आपको ध्यान रखना है, फ्रेंच हमेशा कोशिश करते थे, क्योंकि इंडिया में आने से पहले भी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक मतलब एक कहते हैं ना एक वो चीज थी फ्रेंच और ब्रिटिश में, तो उनको दिखाने के लिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री भी इंडिया में सूरत में स्टैब्लिश हुई थी 1613 में, तो फ्रेंच जब 1664 में आते हैं वो भी उनसे पंगा लेने के लिए फैक्ट्री सूरत में ही डाल देते हैं। वेयर इन इंडिया वाज द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत। अभी मैं आपको इसका टाइम पीरियड बता दूं। देखो, सबसे पहले कई बार पेपर में आ जाता है कि इंडिया में पहले कौन आए, फिर कौन आए, और एंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। तो आपको ध्यान रखना, सबसे पहले आए पोर्टुगीज, आपको मैंने बता दिया वास्को डी गामा। उसके बाद में डच, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इधर इंग्लिश लगा जाते हैं। 1, ये 2, 1602 और 1605 में पहली फैक्ट्री डाली थी इन्होंने मसूलीपट्टनम में। डच हो गए, फिर इंग्लिश आते हैं 1609 में जहांगीर के कोर्ट में, पहली फैक्ट्री सूरत में ही डालते हैं 1613 में। चौथे आ जाओ डैनिश, 1616 में फैक्ट्री अपनी बनाते हैं। और फिफ्थ पे सबसे लास्ट में आते हैं फ्रेंच आते हैं सबसे लास्ट में, और ये किस ईयर में आते हैं, 1664 में। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। पोर्टुगीज 1498, डच मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश 1609 में आते हैं, फैक्ट्री पहली 1613 में बनती है, डैनिश 1609 में अपनी फैक्ट्री डालता है, फ्रेंच 1664 में आते हैं, और उसके बाद में फ्रेंच अपनी कॉलोनी पौंडीचेरी में बना लेते हैं। ये बात है 1673 के आसपास की। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब आपको मैंने मोटा मोटी सारा टाइम पीरियड बता दिया ब्रिटिश इन्वेडर्स का, जो ब्रिटिश कंपनीज आई थी यहाँ पे। इन विच ईयर ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड? अभी मैं शायद आपको बता चुका हूँ, नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में तो 1609 में आई थी, लेकिन इस्टेब्लिश कब हुई थी?
1599 में एक रॉयल चार्टर साइन करती है ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ टू। इन्होंने रॉयल चार्टर साइन करती हैं और कहती हैं कि अब इंडिया में ट्रेड करने के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाके आप ट्रेड करें, उसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी और वो बनती है 1600 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1600। ठीक है, 1602 में डच आते हैं, 1613 में पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करती है सूरत में। लेकिन अभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1600 में हुई थी। 1664 में मैंने आपको बताया ना फ्रेंच आ गए थे। तो सारे क्वेश्चन कवर हो गए आपके एक ही से। नेक्स्ट पे चलते हैं। Who pioneered the guerrilla warfare method? इसका मतलब है कि गोरिल्ला वारफेयर मेथड में मास्टरी किसको हासिल थी? तो ये थे हमारे वीर मराठा। तो मराठा की शुरुआत, मराठा साम्राज्य की शुरुआत किन्होंने करी थी? द ग्रेट शिवाजी ने। 1627 में इनका जन्म होता है शिवनेरी फोर्ट में। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई और फादर का नाम था शाहजी भोसले। तो 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। आगे जाके मराठा एम्पायर को स्टैब्लिश करते हैं। मराठा एम्पायर का बहुत बड़ा हाथ था मुगल एम्पायर को वीक करने में। और मराठा एम्पायर दो तरह के टैक्स लेते थे, सरदेशमुखी और चौथ। हर तरह का क्वेश्चन आपका कवर होगा जब मैं आपके लिए डिटेल लेक्चर भी साथ साथ बताऊंगा। बताया है कैसे देखना है डिटेल लेक्चर, प्लेलिस्ट में जाओ, जो जो वीडियोस अवेलेबल हैं और अपलोड होती जाएंगी। मान लीजिए अगर मैं आपके लिए हिस्ट्री बना रहा हूं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सिर्फ वही टॉपिक्स इस चैनल पे आपके कवर होंगे। फालतू का कुछ भी कवर नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट है। शिवाजी मराठा जो थे, मराठा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। इनका बर्थ मैंने आपको बता दिया, कहाँ हुआ था ये बता दिया। गोरिल्ला वारफेयर मेथड का मतलब ये होता है कि इनके पास एक कला थी। वहाँ का जो टेरेन है महाराष्ट्र और वहाँ का जो प्लेट्यू एरिया है, पहाड़ी इलाका है, इन लोगों की आदत थी ये क्या करते थे, छुप जाते थे और जैसे इनका दुश्मन आता था ये इतने एक्सपर्ट थे उसको किस तरीके से दबोचते थे। गोरिल्ला वारफेयर मेथड, अगर आपने तानाजी मूवी देखी है तो उसके अंदर आपको इनके लड़ाई करने का तरीका पता लग जाएगा कितने खतरनाक थे मराठा। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ इन। ठीक है जी, हमारे पास 4 एंग्लो मैसूर वॉर है। तो पेपर में पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितनी एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे आफ्टर हैदर अली, और 4 ही हुई थी तो चौथी में ही मरेंगे टीपू सुल्तान। एक बार इनका ईयर देख लेते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1700, इसको रब कर देते हैं, हाँ जी हो जा, सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 1767 से 69। ये आपकी फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। अंग्रेजों ने मैसूर पे कब्जा करा था। किस तरीके से करा था? ये 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़के। पहली में तो ब्रिटिशर्स हार गए थे, उस तरफ से ओपोनेंट बहुत तगड़े थे मैसूर के, लीडर हैदर अली। तो इस टाइम पे ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होती है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कौन सी एंग्लो मैसूर वॉर में साइन हुई थी, और इसका ईयर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर पे आ जाते हैं 1780 से 84। इस एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान 82 के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान उनकी जगह ले लेते हैं। अब क्या साइन होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। आज थोड़ी सी आपको लग रहा होगा मेरी आवाज़ से थोड़ी सी तबीयत डाउन है, लेकिन आई होप मैं आपको बेस्ट तरीके से ज़्यादा नॉलेज दे पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो कृपा करके शेयर कर दो इस लेक्चर को जितना कर सकते हो। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1789 से 92। और इस टाइम पे कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? द फेमस ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था टीपू सुल्तान ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? पहले शायद एक क्वेश्चन आ चुका है ना अभी, 1799। इसके अंदर टीपू सुल्तान की जान चली जाती है और फाइनली ब्रिटिश मैसूर को ओवरटेक कर लेते हैं। मराठा वॉर, सिख वॉर्स सब कराऊंगा।
जब आपका नेक्स्ट मैराथन आएगा उसके अंदर पूरा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हम खत्म करेंगे। आफ्टर द डिफीट ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड हु वाज मेड द नवाब। ध्यान से अगर लेक्चर देखा है तो आंसर मैं आपको इसका पहले ही बता चुका हूं कि इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। सिराजुद्दौला अच्छा, पहले तो मीर जाफर बने थे ना, पहले मीर जाफर। किन्होंने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को? मीर जाफर, मानिक चंद, अमी चंद, जगत सेठ और खदीम खान। तो मीर जाफर हो जाएगा आपका आंसर। मीर जाफर को भी इन्होंने बहुत लूटा, ब्रिटिशर्स की सिर्फ ये कठपुतली बन के रह गया था। जब तुम ब्रिटिशर्स का साथ दोगे तो एंड में तो यही होगा, गद्दारी के बाद ऐसा ही होता है। मीर जाफर भी परेशान हो गया, उसके बाद में ये इसका सन इन लॉ था मीर कासिम, इसको नवाब बना दिया गया था। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर हो जाएगा एजुकेशन, स्पेसिफिकली प्राइमरी एजुकेशन, 1st to 5th। उसके लिए ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी निकाली थी, और किसने निकाली थी? चार्ल्स वुड थे इसके पीछे। किस ईयर की बात है ये? तो आपका आंसर हो जाएगा 1854। इस टाइम पे वाइसरॉय कौन होते थे? ये बड़े फेमस वाइसरॉय हैं, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी वाइसरॉय होते थे। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्या क्या हुई हैं एक बार नजर मार लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन शुरू करवाई 1853 में। कहाँ से? मुंबई, उस टाइम पे बॉम्बे था, बॉम्बे। अरे यार ये हैंडराइटिंग के लिए मेरे को माफ़ करना थोड़ा, लेकिन मैं अपने एंड से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। बॉम्बे से थाने, बोलता भी मैं इसलिए बार बार हूँ, बॉम्बे से थाने। 1853 में रेलवेज आ गई। कौन लाया? लॉर्ड डलहौजी लाया। इसी के टाइम पे प्राइमरी एजुकेशन के लिए पॉलिसी आई, वुड्स डिस्पैच नाम था इसका। इसको जो लेके आए थे उनका नाम चार्ल्स वुड था। इस पॉलिसी के जिन्होंने ड्राफ्ट करा था चार्ल्स वुड थे, बॉम्बे से थाने। और इसमें ना 3 इंजन थे जो इस ट्रेन को खींच रहे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। ये थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, चाहिए तो ले लो। साहिब, सिंध और सुल्तान। 1854 में टेलीग्राफ लाइन भी इन्होंने बिछवाई। ज्यादातर जो चीजें थी इनके टाइम पे हुई थी टेलीग्राफ लाइन। और ये कहां से कहां तक थी? ये थी कैलकाटा टू आगरा। पोस्टल सर्विसेज भी इन्होंने शुरू करवाई 1854 में। ठीक है, उसके बाद में वुड्स डिस्पैच मैंने आपको बता दिया। एक और इससे 2-4 चीजें और कर लेते हैं। आई होप आपने इतना लिख लिया होगा, मैं हट रहा हूं। अगर हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही फिर बता रहा हूं। लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था ये। वुड्स डिस्पैच लेकर के आए एजुकेशन के अंदर चार्ल्स वुड। ये अपने हाथ से लिखते जाओ। 1854 में ये प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड थी। पहली ट्रेन भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली थी, बॉम्बे से थाने। 3 इंजन इसको खींचने वाले थे ट्रेन को, साहिब, सिंध, सुल्तान। टेलीग्राफ लाइन 1854 कलकत्ता से आगरा। और इतना लिख लिया। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और क्या हुआ था? एजुकेशन था ना आंसर। एक ये 1848 में ये लाए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, जो कि एक कारण भी बना था। किसका कारण बना था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? फर्स्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये लेके आए थे। और क्या किया था इन्होंने? 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के बाद लॉर्ड डलहौजी विडो रीमैरिज एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे आया था। विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा की दोबारा से शादी होगी 1856 में। सती सिस्टम किन्होंने बंद कराया था? विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच हम कर चुके हैं। आपको मैंने लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे और क्या क्या चीजें हुई थी वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु डिस्कवर्ड प्लूटो? क्लाइव टॉम्बॉक। भूलना ही नहीं है नाम ये तो। और ईयर भी बता दूं, 1930 में डिस्कवर करा था। लेकिन बेचारे को 2006 में प्लैनेट का स्टेटस इससे छीन लिया गया। और इसके पीछे हाथ था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इनकी मीटिंग बैठती है, कहाँ बैठती है? प्राग में, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन।
और यहाँ पे डिसाइड होता है कि प्लूटो अब नो लॉन्गर विल बी अ प्लैनेट, प्लैनेट नहीं रहेगा। क्लाइव टॉमबोग ने प्लूटो की खोज करी थी 1930 में। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बता दिया। एक कॉस्मोलॉजी के ऊपर अगर आपको लेक्चर चाहिए जिसमें कि अब हम प्लैनेट सारे कवर करेंगे, प्रॉपर ये बताएंगे, जैसे हिग्स बोसन थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी थी, अगर इस टाइप का कुछ लेक्चर चाहिए तो भी कमेंट में बता देना, वहां से भी सवाल बनता है आपके पेपर में। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सबको पता होगा, जुपिटर। जुपिटर की जो सैटेलाइट आपको ध्यान रखनी है, गाइनीमेड। यूं तो इसकी कई सारी सैटेलाइट्स हैं और ये सबसे बड़ी सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। मार्स की 2 सैटेलाइट है, डीमोस एंड फीबोस ऐसे करके है। आपने तो वहाँ मल्टी वो आएंगे ना आपके पास एमसीक्यू, तो डीमोस और फोबोस। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। शुरू के जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको टेरिटोरियल या रॉकी प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इन पे जमीन है। उसके बाद में गैसियस प्लैनेट है जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, जो बाकी के 4 प्लैनेट्स हैं। जुपिटर हो जाएगा आपका आंसर। इसकी सैटेलाइट गैनीमेड, सैटर्न की सैटेलाइट टाइटन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, इसमें कंफ्यूज मत होना, फोटोस्फेयर लगाए जाते हैं कई बच्चे, अभी बताता हूँ फोटोस्फेयर क्या है। ये तो आंसर हो जाएगा, आजकल फैशन में चल रहा है कोरोना, तो कोरोना से याद हो जाएगा। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कोरोना एंड ब्राइटेस्ट, जो सबसे ज्यादा लाइट मारती है वाली लेयर है फोटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है आपका, देख लो। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन, जो ग्लो मारता है सन का सरफेस, उसे हम फोटोस्फेयर कहते हैं। तो ये रिलेट कर पा रहे होगे ग्लोइंग से फोटोस्फेयर को। बाकी कोरोना हो जाएगा उसका आंसर। कौन सा? जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, वो है आपकी कोरोना। तो ये 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इसलिए मैंने डाले हैं इसमें। एसएससी, रेलवेज दोनों में आए हैं क्वेश्चन। विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट अराउंड इट एक्सिस, किस एक्सिस पे रोटेशन अर्थ का कैसे होता है? ईस्ट टू वेस्ट होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है, कैसे होता है? वेस्ट से लेके ईस्ट तक होता है, ठीक है। तो ऐसा अर्थ का रोटेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, यहाँ पे बड़ा विभिन्न टाइप का फ्लोरा और फौना मिलता है, ग्रीनलैंड। चाइना डज नॉट शेयर इट बाउंड्री विद विच इंडियन स्टेट, तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार नेपाल के साथ शेयर करती है। अच्छा, मैं प्लान कर रहा हूँ आपके लिए इंडिया का साइज एंड लोकेशन का एक मैं लेके आऊँ लेक्चर, जिसके अंदर मैं साइज, लोकेशन, इंडिया कहाँ पड़ता है ये भी बताऊंगा, साथ में बाउंड्रीज भी बताऊंगा। बाउंड्रीज से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, स्पेसिफिकली सीडीएस एग्जाम में। सीडीएस में कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, रेलवे, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। पहले चाइना के साथ इंडिया की किन किन स्टेट की बाउंड्री लगती है वो अभी के अभी समझ लो। J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये पांच स्टेट्स आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन में अरुणाचल भी है, हिमाचल भी है, सिक्किम भी है, बिहार जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये चाइना के साथ शेयर करती हैं बाउंड्रीज हमारे देश की जो स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम 3 साइड्स, तो इसका आंसर मतलब क्वेश्चन वो में पूछ रहा है कि बांग्लादेश को ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है जो तीनों साइड से बांग्लादेश से घिरी हुई है, जिसका बॉर्डर तीनों साइड से लगता है। तो ये 3 है ना, तो इससे याद रखना त्रिपुरा, 3 यानी 3 साइड से घिरी हुई त्रिपुरा। बांग्लादेश से कौन कौन सी स्टेट लगती है ये भी ध्यान रख लेना। देखो, वेस्ट बंगाल तो लगेगा ही, वेस्ट बंगाल है, और वो बाद में पहले ईस्ट बंगाल होता था जब करजन ने डिवाइड किया था, तो बांग्लादेश तो लगेगा ही वेस्ट बंगाल से। दूसरा त्रिपुरा, ये तो आपको याद हो ही गए दो, क्योंकि 3 साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। इसके अलावा 2 M याद रख लो, कौन कौन से? मेघालय और मिजोरम। तो 2 M याद रख लो, एक A याद रख लो, असम। MMA और वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, ये 5 जो है स्टेट्स, ये बांग्लादेश के साथ लगती हैं आपकी इंडिया से, तो त्रिपुरा हो जाएगा। नागालैंड नहीं लगता, असम लगता है, और ये नहीं लगता अरुणाचल।
तो और इसके अंदर सबसे ज्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ कौन सी इंडियन स्टेट कवर करती है, वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद में त्रिपुरा। सबसे कम ये शेयर करती है बांग्लादेश के साथ बाउंड्री, असम। आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चन, पॉज करके आप इसको अपने नोट्स भी बना रहे हो। अपडेट रखना है अपने आप को, तो ऐसे ही आपको हर तरीके से तैयारी करनी होगी। मतलब हम किस तरीके से क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, उसका आपको फायदा उठाना होगा। और यहाँ पे आपको वो चीज़ दी जा रही है, इसके लिए आपको बस एक चीज़ करनी है, लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है, यहाँ तक आपने देखा है, तो मतलब आपको समझ में आ रहा है। अब आपको शेयर कर देना चाहिए अपने तैयारी करने वाले ग्रुप्स में, इस लेक्चर को फैलाओ। द सन राइजेस इन विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट, तो नाम से पता लग रहा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम का फर्क है, 2 आवर्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो पहले सूरज अरुणाचल में उगता है, फिर आता है आपका गुजरात में, तो 2 घंटे का इनका टाइम पीरियड का फर्क है। लेकिन इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से चल पाए, इसलिए इंडिया की टाइम जोन एक ली गई है, इंडिया को बीच में बांट दिया गया है। इससे ये है 82 डिग्री और 30 लॉन्गिट्यूड, और ये ग्रीनविच मेरिडियन से 5.5 घंटे आ गया। मान लीजिए लंदन में अगर 12 बजे तो इंडिया में 5.5 बजे होंगे। ग्रीनविच मेरिडियन लंदन से जा रहा है, लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में आपको ज्योग्राफी में कवर कराऊंगा कि ये होता क्या है, टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर लैटिट्यूड 4 डिग्री पे कितना फर्क आता है, 15 डिग्री पे टाइम पे कितना फर्क आता है। तो अभी आप ये समझ लो कि पहले सूरज अरुणाचल में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ असम। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, बिहू तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिलैंथस एम्ब्लिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। देखो हिंदी वाले बच्चों को भी नाम तो ये याद रखना पड़ेगा या कुछ और हो जाएगा। फिलैंथस एम्ब्लिका किसका नाम है जी? ये है गूसबेरी का। कुछ साइंटिफिक नेम जो आपको ध्यान रखने, जो आपको रखने ही रखने पेपर में आती हैं, एक याद रख लो, बनाना, मूसा। फ्रॉक का आप याद रख लो, राना टिग्रिसा। ये हो गया फ्रॉग। एक आप याद रखो, लायन, पैंथेरा लियो। एक आप याद रख लो टाइगर का, पैंथेरा टिग्रेस। अभी आपके लिए मैं डिटेल्ड लेक्चर लेके आऊंगा बायोलॉजी के अंदर भी। बायोलॉजी में सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या क्या बनता है पेपर में। एक तो फैक्ट्स हो गए कि हु वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी, हु वाज द फादर ऑफ बॉटनी। इसके अलावा जो ह्यूमन एनाटॉमी है, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जो आपका ये सारा सिस्टम है, ये आता है आपके बायो में। इसके अलावा सेल, ऑर्गेनल्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विटामिन्स, डिजीजेस से बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी आपकी वायरल डिजीज है। इस तरह के टॉपिक्स आपके इस चैनल पे आपके भरपूर कवर करूंगा मैं, तो आपने चैनल से जुड़ के रहना है। फ्रॉग, लायन, टाइगर मैंने आपको बता दिया, पैंथेरा टिग्रिस। इसके अलावा मैंगो, अभी जो एनटीपीसी का फर्स्ट टायर हुआ है उसके अंदर इस टाइप के हर पेपर में ऑलमोस्ट किसी ना किसी का साइंटिफिक नेम पूछ लिया गया था। इसका नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। बनाना, गूसबेरी का मैंने आपको बता दिया, फ्रॉग हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, मैंगो हो गया। एक आप ध्यान रख लो पीकॉक का, पीकॉक का याद रखेंगे आप, पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस ये है पीकॉक। मोर, पीकॉक का भी बता दिया मैंने आपको। और कोई रह रहा है क्या? डॉग का कर लो, डॉग का ध्यान रखना आप, कैनिस फेमिलिरिस, ऐसे ही नाम है इसका, फेमिलिरिस, ऐसे याद रखो, कैनिस। और फेलाइन कैट के उससे बोला जाता है। डॉग हो गया कैनिस फेमिलिरिस, पावो क्रिस्टेटस, पिकॉक। एक आप मक्खी का याद रख लो, फ्लाई का। पहले आप इसे लिख लो कॉपी में, फिर आपको मक्खी का एक और बता देता हूँ। मक्खी का मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, साथ साथ लिख लो। फ्लाई को बोला जाता है मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, यहां लिख देता हूं, मस्का डोमेस्टिका। पेपर में जाने से पहले ये साइंटिफिक नाम बहुत जरूरी है, इतने तो ध्यान रखना।
आ जाता है पेपर में क्वेश्चन। ह्यूमंस का पता है, होमो सेपियंस, सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फाउंड इन गूसबेरी? विटामिन सी लेमन में होता है, ठीक है, उसके अलावा संतरे में होता है, ऑरेंज में, इसलिए कहते हैं ऑरेंज खाया करो। मौसमी जो खट्टी चीजें हैं उसमें विटामिन सी होता है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है कि ह्यूमन यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी। इनके साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखने जरूरी है, जो इस ऑप्शन में वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। रेटिनॉल, ये बोला जाता है आपके विटामिन ए को। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ विटामिन B1 पे। विटामिन B1 एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, इसमें 8 टाइप के विटामिन होते हैं, ठीक है। इसका विटामिन B1 उसने स्पेसिफिकली पूछा है, तो इसका नाम है थाइमीन। इसकी कमी से बेरी बेरी हो जाता है, मतलब आपकी एपेटाइट लूज हो जाएगी, वजन गिरने लगेगा, ये सब बेरी बेरी के सिम्टम्स होते हैं। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट, सनशाइन विटामिन इसे बोलते हैं क्योंकि सनलाइट से हमको मिलता है। विटामिन डी, कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल होता है। विटामिन के लिए एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा। इसकी वजह से रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। वजह से का मतलब यह है कि इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेट्स हो सकता है, विटामिन B1 की कमी होगी तो बेरी बेरी हो सकता है, सी की कमी होगी तो एस्कॉर्बिक एसिड जो इसका नाम है उससे स्कर्वी हो सकता है। विटामिन ए रेटिनॉल, रतौंधी हो जाती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। रोडोप्सिन और कोडोप्सिन सेल के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा बायोलॉजी के अंदर, अभी आएंगे आपके लेक्चर्स। जिन बच्चों को सीरीज इस तरीके से कवर करने की, मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने, तो उसकी सीरीज आपकी ये बन रही है, प्लेलिस्ट में जाओ। इसमें अच्छा, इससे पहले मैं पॉलिटी के भी लेके आया हूँ, सब्जेक्ट वाइज PYQ भी कराऊंगा और मिक्स्ड भी कराऊंगा, जिसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, ये वो वाली सीरीज भी चलेगी। ये उसी में मिक्स होगी, प्लेलिस्ट में जाके कोई भी उठा के देख लेना। अगर PYQ के नीचे स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा कि मैंने ये पॉलिटी की बनाई है या हिस्ट्री की बनाई है, तो समझ जाना वो मिक्स्ड होगी। तो जिनको मिक्स देखनी है वो मिक्स देखो, जिनको सब्जेक्ट वाइज देखनी हो सब्जेक्ट वाइज देखो, और वीडियोस तो सारी ही इंपॉर्टेंट है। We celebrate Sports Day in the memory of Major Dhyanchand, the great Major Dhyanchand, born on 1905, 29th of August। इसी दिन को हम मनाते हैं अपना स्पोर्ट्स डे। इन्होंने हमें 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक्स में गोल्ड जितवाया है हॉकी के अंदर। इंडिया 8 बार गोल्ड मेडल जीती है हॉकी में, ओलंपिक्स में। वेयर इज पापीकोंडा नेशनल पार्क? आंध्र प्रदेश। आंध्र, इसको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई थी कि अंधेरे को दूर करने के लिए पापों का नाश होना जरूरी है। थोड़ी सी फनी होगी लेकिन इन चीजों से आपको याद हो जाता है। तो पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि वहां पे वेंकटेश्वर भगवान है, इसलिए वहां पे श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी है। ये 2 नेशनल पार्क तो आपको ध्यान रखने हैं आंध्र प्रदेश से, पापीकोंडा और श्री वेंकटेश्वरा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नामडाफा, नामडाफा, NAMADAPHA। हैंडराइटिंग में कमी निकालने से पहले मेरी बात को सुन लेना। नामडाफा और मौलिंग। अरुण नाम की मूली, ऐसे नाम आप ध्यान रख सकते हो। नामडाफा और मौलिंग अरुणाचल में है। राजस्थान के इंपॉर्टेंट है, इधर लिख रहा हूं। एक तो आप याद रख लो, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इतना लिख लिया है ना, पॉज करो, इसको लिख लो। पापीकोंडा और वेंकटेश्वरा मैंने आपको बता दिया है, ये है आंध्र प्रदेश में। मौलिंग और नामडाफ में आपको बता चुका हूं। अब आ जाते हैं राजस्थान के। राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है ना, तो डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में है। इसके अलावा यहाँ पे है रणथंबोर नेशनल पार्क, एक यहाँ पे है सरिस्का, एक यहाँ पे है केवलादियो बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, यहाँ पे है माउंट आबू, ये इस नाम से भी नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये 6 आपको ध्यान रखने राजस्थान के, डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का, केवलादियोरा, मुकुंदरा हिल्स और माउंट आबू। आई होप इतना क्लियर होगा। गुजरात को क्यों छोड़े, गुजरात के भी कवर कर लेते हैं। पापीकोंडा वाले का आंसर आंध्र प्रदेश। गुजरात में 3 याद रख लो, वांसड़ा नेशनल पार्क, एक आप ध्यान रख लो, वांसड़ा हो गया, एक ब्लैक बक याद रखो, ब्लैक बक नेशनल पार्क। इसके अलावा आपको एक ध्यान रखना है गुजरात से गिर, ये 3 तो आप याद रखो। तो मैंने कितने सारे नेशनल पार्क यहाँ पे कवर कर दिए, 15 तो आपके क्वेश्चन इसी में कवर हो गए, इस वाले क्वेश्चन में। स्लाइड आखिरी थी ये। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस लेक्चर का पूरा फायदा उठाया है तो इससे दूसरों को वंचित ना करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तभी मोटिवेशन आता है एज अ टीचर और अच्छी वीडियोस बनाने का। बाकी इस चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करें। नीचे जाओ, सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आती रहेंगी, बैक टू बैक देखते रहो, एंजॉय करते रहो, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।